कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर एक डिलीवरी बॉय पार्सल को डिलीवर करने के लिए एक घर जा रहा है। वो उस घर के मालिक मिस्टर खैर को बुलाता है। मिस्टर खैर, बाहर आइए, मैं आपका पार्सल लेके आया हूँ। लेकिन अंदर से तो कोई जवाब आ ही नहीं रहा, दरवाजा भी बंद है। डिलीवरी बॉय खिड़की से झांकने की कोशिश करता है, तब उसे मिस्टर खैर दिखाई देते हैं। वो और चिल्लाता है, मिस्टर खैर प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे आपका पार्सल देना है। लेकिन वो तो जवाब ही नहीं दे रहे। लेकिन तभी अचानक घर का दरवाजा खुलता है। उसे समझ में नहीं आता कि घर का दरवाजा किसने खोला। वो डरते हुए घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि सामने मिस्टर खैर है, लेकिन वो बहुत अजीब से लग रहे हैं। वो उस बॉय की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे मौत चाहिए, मुझे मार दो। उस डिलीवरी वाले को समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर खैर ये सब क्या कह रहे हैं। और अचानक मिस्टर खैर मिट्टियों की उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। उनके मुंह से मिट्टी और कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। ये देख के डिलीवरी वाला पूरी तरीके से डर जाता है। तभी उसे पीछे के कमरे से आवाज आती है, यहाँ पर आओ, अंदर आओ। वो डिलीवरी वाला घबराते हुए अंदर की तरफ जाता है और अंदर का नजारा देख के वो बहुत डर जाता है। क्या था अंदर, कौन था ये मिस्टर खैर, ये जानने के लिए कहानी को आगे तक देखते रहिएगा। इन सारी बातों से अनजान कई मील दूर कहानी हमें इस मूवी के लीड कैरेक्टर हानिफ और इस्टी के पास लेके जाती है। हानिफ और इस्टी ये दोनों सगी बहनें थी। इन दोनों के माँ और बाप बचपन में ही इन्हें छोड़ के चले गए थे। पैसों की कमी के कारण हानिफ ने ये फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देगी और वो कपड़े बनाने का काम करेगी। लेकिन उसका एक सपना था कि उसकी छोटी बहन इस्टी एक बहुत बड़ी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करे। इस्टी भी अपनी बड़ी बहन हानिफ को बहुत मानती थी। दोनों बहन अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बिता रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब उसकी जिंदगी में एक तूफान आएगा। अचानक उनके घर में उनकी मौसी यानी कि उनकी माँ की बहन सादिया का कॉल आता है। सादिया बहुत डरी हुई है। वो हानिफ और इस्ती को बताती है कि तुम्हारे चाचा यानी कि मिस्टर खैर, उनकी हालत बहुत खराब है और वो तुम लोगों को बुला रहे हैं, प्लीज यहाँ पर आओ। याद है ना मिस्टर खैर स्टार्टिंग वाले, वो और कोई नहीं बल्कि हनीफ और इस्टी के चाचा थे। वो दोनों मान जाती है, वो दोनों अपने गांव जा रही है। हनीफ को अपना बचपन याद आ रहा है कि कैसे वो अपने गांव में अपने बड़े से घर में अपने मम्मी पापा चाचा और चाची के साथ रहती थी। वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन उसकी माँ को कुछ हो गया, या मैं यूं कहूँ कि कोई शैतान उसकी माँ के अंदर घुस गया। किसी को समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। लेकिन हनीफ और इस्टी ने अपने घर को क्यों छोड़ा, ये तो हमें आगे की कहानी में ही पता चलेगा। फाइनली वो दोनों गांव पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो लोग अपने घर पहुंचते हैं। ये वही घर है जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। सादिया उन लोगों को अंदर बुलाती है और कहती है, देखो तुम्हारे चाचा की हालत बहुत खराब है। वो लोग अपने चाचा के पास जाते हैं। खैर अब खराब ही नहीं हो सकता है। उन लोगों को बहुत डर लग रहा है कि कहीं खैर मर ना जाए। लेकिन कुछ देर के बाद उनके चाचा उठ के खड़े हो जाते हैं। इस्टी को बहुत डर लग रहा है और उनके चाचा उनसे कह रहे हैं, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ होने वाला है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। और उसके बाद खैर तड़पना शुरू कर देता है और तड़प तड़प के उन दोनों के सामने ही मर जाता है। ये देख के घर के बाकी सारे लोग डॉक्टर को लेके आते हैं और डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि खैर अब इस दुनिया से जा चुका है। हनीफ और इस्ती दोनों की हालत बहुत खराब है। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि वो दोनों क्या करें। लेकिन खौफनाक सफर तो अब शुरू हुआ था। सादिया उन दोनों से बात कर रही है कि कर हम लोग खैर को दफना देंगे, लेकिन आज रात खैर की बॉडी इसी घर में रहेगी और तुम लोग भी अपने घर में रहो। सादिया कहती है कि तुम लोगों के जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ बदल गया। तुम्हारे मम्मी पापा के मरने के बाद यहाँ पर तुम्हारे चाचा और चाची रहते थे, लेकिन जब तुम लोग यहाँ से चले गए तो तुम्हारी चाची ने भी तुम्हारे चाचा को छोड़ दिया। बेचारे अपने आखिरी वक्त में तड़पते रहे और उन्हें पूछने के लिए कोई भी नहीं आया। और तुम्हें एक हैरत की बात पता है, कई बार हमें ऐसा लगा कि शायद ये मर चुके हैं, लेकिन बार बार ये जिंदा हो जाते थे। फिर ये बार बार कहने लगे कि हानिफ और इस्ती को यहाँ पर बुलाओ, जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक मैं मरूंगा नहीं और मुझे शांति नहीं मिलेगी। और उन्हीं के कहने पे मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया और देखो तुम लोगों के आने के बाद इन्हें शांति मिल गई। अब कल हम इन्हें दफना देंगे। अब मैं घर चलती हूँ, तुम लोग यहीं पर रहो। सादिया तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन हानिफ और इस्ती दोनों बहुत डर रहे हैं। इस्ती हानिफ से कहती है कि अगर चाचा दोबारा जाग गए तो क्या होगा। हानिफ अपनी बहन को समझाती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो हम लोग आराम करते हैं। हानिफ तो सो जाती है, लेकिन इस्ती को अभी भी बहुत डर लग रहा है। रात गहरी होती जाती है और अचानक रात में इस्ती की आंखें खुलती है और इस्ती ये देखती है कि उसके चाचा उसके बगल में। वो चिल्ला के उठ जाती है। फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है, लेकिन फिर वो अपने चाचा के कमरे की तरफ देखती है कि उसके चाचा का कमरा खुला हुआ है और उसके चाचा वहाँ से गायब है। इस्ती ये नहीं देख पाती कि उसके चाचा अब उसके पीछे आ रहे हैं। उसे बहुत डर लग रहा है। वो अपनी बहन का
नाम चिल्ला रही है, हानिफ हानिफ कहाँ हो तुम। हानिफ इस वक्त बाथरूम में। हानिफ बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है कि स्टीव बहुत डर रही है। वो पूछती है क्या हुआ। स्टीव अपनी बहन को समझाती है कि चाचा का कमरा देखो खुला हुआ है, चाचा फिर से जाग चुके हैं, वो हमें मार देंगे। हानिफ कहती है देखो क्या बात कर रही हो, चाचा का कमरा तो बंद है, तुम बेकार में ही डर रही हो, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। स्टीव को समझ में नहीं आता कि क्या ये उसकी गलतफहमी है या फिर उसका डर। वो अपनी बहन से कहती है कि कल जब चाचा को दफना दिया जाएगा तभी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हानिफ मान जाती है। अगली सुबह वो वक्त आ जाता है जब खैर को दफनाया जाएगा। सब कोई खैर को लेके चले जाते हैं और अब हानिफ और स्टीव भी इस घर से दूर जा रहे हैं, लेकिन क्या वो जा पाएंगे आइए जानते हैं। इस घर के बाहर कदम रखते के साथ स्टीव को चक्कर आने लगता है, उसके नाकों से खून निकल रहा है, वो बेहोश हो जाती है। हानिफ बहुत डर चुकी है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ। सादिया हानिफ को समझाती है कि ये सब कुछ नहीं हुआ, जरूर उसने ये सब पहली बार देखा है तो वो सदमे में। तुम लोगों को आराम की जरूरत है, मेरी एक बात मानोगी तुम लोग, 7 दिन तक यहीं पर रुक जाओ और 7 दिन के बाद तुम लोग यहाँ से चले जाना, तुम्हारे चाचा की आत्मा को शांति मिलेगी। हानिफ सादिया की बात मान जाती है। वो सादिया से पूछती है कि एक बात बताइए कि चाची सबा चाचा को छोड़ के क्यों गई, वो तो चाचा से इतना प्यार करती थी। सादिया हानिफ को बताती है कि तुम लोगों के जाने के बाद तुम्हारी चाची के साथ भी वही हुआ जो कि तुम्हारी माँ के साथ हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई शैतान तुम्हारी चाची के अंदर जा चुका है, वो भी एक शैतान बन चुकी थी। और उसके बाद एक दिन खैर ने हमें बताया कि तुम्हारी चाची भी मर गई। सोचो तो तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ, पहले तुम्हारी मम्मी, फिर तुम्हारे पापा, फिर तुम्हारी चाची और अब तुम्हारे चाचा, सब कोई मर गए। लेकिन शुक्र है कि तुम दोनों अभी जिंदा हो। पता नहीं इस फैमिली को किसकी नजर लग गई। सादिया ये कह के वहाँ से चली जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस घर में क्या हो रहा है। हानिफ को अभी भी अपना बचपन याद आ रहा है और अपनी माँ की आखिरी घड़ी कि कैसी उसकी माँ एक शैतान बन चुकी थी और कैसे वो तड़प रही थी। बेचारी हानिफ को पता नहीं था कि आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा खूंखार है। स्टीव को अब होश आ चुका है और वो अपनी बहन से कहती है कि चलो हम लोग यहाँ से जाएंगे, लेकिन हानिफ उसे समझाती है कि मौसी ने हमें कहा है 7 दिन रुकने के लिए, चलो रुक जाते हैं ना, ये हमारा ही तो घर है, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हानिफ को ये सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन स्टीव को पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रात होती है, स्टीव अपने कमरे को साफ कर रही है, लेकिन तभी अचानक वो ये देखती है कि खिड़की के बाहर एक साया खड़ा है और वो और कोई नहीं बल्कि उसका मरा हुआ चाचा है। स्टीव बहुत डर जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। जहाँ पर एक तरफ स्टीव को उसके मरे हुए चाचा दिख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हानिफ को भी इस बात का एहसास हो रहा था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो जरूर है, लेकिन वो इन सारी बातों को इग्नोर कर रही थी। रात में दोनों के दोनों सो जाते हैं और अब शुरू होगा इस कहानी का पहला ट्विस्ट। हमें दिखाया जाता है कि उनका कमरा अचानक से खुल जाता है और कोई स्टीव को बुला रहा है। स्टीव कहाँ हो तुम, अपनी आंख खोलो, फाइनली तुम यहाँ पर आ गई ना। स्टीव बहुत डर रही है। वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके चाचा उसके बिस्तर के पास आ चुके हैं और धीरे धीरे करके वो उसके पास आते जा रहे हैं और उसके चाचा उसे देख के कहते हैं अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। स्टीव डर के मारे चिल्ला देती है, लेकिन फिर स्टीव ये देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। उसे लगता है कि शायद ये उसका सपना था, लेकिन उसकी ये गलतफहमी अगले सुबह दूर हो जाती है, क्योंकि अगले सुबह उसके साथ भी वही होना शुरू हो जाता है जो कि उसकी माँ और उसकी चाची के साथ हुआ था। वो तड़पने लगती है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन कुछ देर में वो ठीक हो जाती है। हानिफ इन सारी बातों से अनजान थी। रात होती है, हानिफ खाना बना रही है, तभी स्टीव उसके पास आती है और कहती है तुम हटो, मैं खाना बना देती हूँ। स्टीव अब तो काफी ठीक लग रही है, लेकिन स्टीव इतनी ठीक कैसे हुई, वो भी अचानक से। हानिफ को भी थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन उसके बाद वो किचन से चली जाती है और यहाँ पर आएगा दूसरा ट्विस्ट। हानिफ देखती है कि स्टीव तो टेबल में बैठी हुई है, तो वहाँ किचन में कौन है। वो दोबारा किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि वहाँ पर भी एक स्टी है जो कि सब्जियां काट रही है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, दो स्टी यहाँ पर क्या कर रही है, एक वहाँ एक यहाँ। अब तो डाइनिंग टेबल वाली स्टी भी उठ के किचन में आ चुकी है और उन दोनों के सामने एक लड़की है जो कि सब्जियां काट रही है। हानिफ कहती है कौन हो तुम, क्या कर रही हो यहाँ पर, और वो स्टी पीछे घूमती है और वो एक शैतान बन जाती है। वो हानिफ को देख के हंसती है और कहती है तुम दोनों मरोगी। हानिफ को समझ में नहीं आता कि क्या ये उसकी गलतफहमी है। वो बाथरूम में जाके अपने मुंह को धोती है और फिर वो ये देखती है कि उसके मरे हुए चाचा वहाँ पर आ चुके हैं। वो बहुत डर जाती है। वो अपनी बहन से कहती है चलो हम लोग यहाँ से जाएंगे अभी के अभी, लेकिन इससे पहले वो अपनी बहन के पास जा पाती। उसके मरे हुए चाचा उसकी बहन को लेके एक कमरे में चले जाते हैं। हानिफ चिल्लाती रहती है प्लीज छोड़ दीजिए मेरी बहन को, माफ कर दीजिए हमें, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। हानिफ के काफी रोने के बाद वो दरवाजा खुलता है। वहाँ पर स्टी खड़ी हुई है, लेकिन स्टी की हालत अब बहुत खराब है। ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने उसके शरीर पे अपना कब्जा किया है। हानिफ स्टी का हाथ पकड़ती है
और कहती है चलो हम लोग अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे। वो स्टी को लेके वहाँ से भागती है, लेकिन क्या अब वो लोग यहाँ से जा पाएंगे? मुझे नहीं लगता। याद है ना स्टी के साथ क्या हुआ था? वही हानिफ के साथ होता है। हानिफ का सर घूमने लगता है, उसके नाकों से खून निकल रहा है और स्टी उसे कह रही है तुम्हारे पास सिर्फ 40 दिन है, 40 दिन के अंदर तुम दोनों मरोगे, वो भी तड़प तड़प के। इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। स्टी एक शैतान बन चुकी है। वो हंस रही है और हानिफ बेहोश हो जाती है और उसके कुछ देर के बाद स्टी भी बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उन दोनों की आंखें खुलती है। अब वो दोनों समझ चुके हैं कि इस घर में कोई ना कोई तो जरूर है, शायद उसके मरे हुए चाचा। लेकिन वो उन्हें मारना क्यों चाहते हैं? आखिर वो क्यों चाहते हैं कि वो उन्हें मारे? हानिफ कहती है कि चलो चाचा के रूम की तलाशी करते हैं, शायद हमें कोई सबूत मिल जाए। वो दोनों अपने चाचा के रूम की तलाशी करते हैं और वहाँ पर उन्हें एक किताब मिलती है, एक काले जादू की किताब, जहाँ पर एक तस्वीर है, उनकी फैमिली की तस्वीर, जहाँ पर वो है, उसकी मम्मी है, उसके पापा है, सब कोई है। और उस तस्वीर के पीछे लिखा हुआ है कि मैं स्वरूप जादू कर रहा हूँ और इस तस्वीर के पीछे जो भी है वो सब तड़प तड़प के मर जाए। उन्हें समझ भी नहीं आता कि ये स्वरूप जादू होता क्या है। उस किताब में उस जादू के बारे में भी लिखा हुआ है, ये वो जादू है जहाँ पर एक इंसान किसी परिवार को तड़पा तड़पा के मारने के लिए ये जादू करता है। इस जादू को करने के लिए उस इंसान को किसी कब्र की मिट्टी जाके खानी पड़ेगी और ना उसे खाना खाना है ना पानी पीना है। सिर्फ 40 दिन तक उस कब्र की मिट्टी खानी है और उसके बाद शैतानी आत्माएं उसके गुलाम बन जाएगी और उस फैमिली को तड़पा तड़पा के मारेगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर उस फैमिली के खत्म होने से पहले कोई भी उस फैमिली से निकल के वहां से भाग गया तो ये जादू करदे वादे पे ही उल्टा पड़ जाएगा और फिर वो आत्मा पहले उस इंसान को मारेगी और फिर मरने के बाद भी उसकी आत्मा को मुक्त होने नहीं देगी। वो यहाँ पर तड़पती रहेगी। अब उन्हें सब कुछ समझ में आ गया था कि बचपन में वो लोग यहाँ से भाग गए तो चाचा का जादू पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए ये जादू उल्टा उन्हीं पे चल गया। उन्हें पता था कि वो तब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक हम लोग यहाँ पर वापस नहीं आ जाते और वो हमें तड़पा तड़पा के मार नहीं देते, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। वो दोनों बहुत डर जाती है। वो फोन उठाती है, अपनी मौसी को कॉल कर रही है, लेकिन फोन से उसके चाचा की आवाज आ रही है, तुम दोनों मरोगी 40 दिन, सिर्फ 40 दिन। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वो दोनों घर से बाहर भागते हैं, लेकिन क्या वो दोनों इस घर से बाहर निकल पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक शक्ति उन दोनों को अंदर की तरफ फेंक देती है। वो दोनों बेहोश हो रहे हैं, लेकिन बेहोश होने से पहले वो अपनी चाची यानी कि खैर की बीवी सबा को देखते हैं। वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी आंखें खुलती है। वो दोनों कहते हैं अभी चाची थी ना यहाँ पर, चाची आई थी ना यहाँ पर, जरूर वो हमें बचाने के लिए आई है, लेकिन चाची अभी है कहाँ? वो दिख क्यों नहीं रही है? वो लोग सबा को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सबा दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। स्टी को बहुत डर लग रहा है। वो बहुत रो रही है कि मैं मरना नहीं चाहती, मुझे ग्रेजुएट होना है, मुझे तुम्हारा सपना पूरा करना है। हानिफ अपनी बहन को समझा रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस बेचारी को भी यकीन नहीं है कि क्या सब कुछ सच में ठीक होगा या फिर नहीं। वो लोग घर के बाहर जाके चिल्लाने लगती है, प्लीज हमें बचाओ, प्लीज हमें बचाओ, लेकिन उन्हें बचाने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं आता। रात हो जाती है। अचानक वो लोग ये देखते हैं कि उसकी मौसी सादिया वहां पर आ चुकी है। वो किचन में सब्जियां काट रही है। अपनी मौसी को देख के वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वो दोनों सादिया से कहते हैं कि आपको पता है चाचा ने हमारे साथ क्या किया? उन्होंने हमारे ऊपर जादू किया है। ये देखिए, मैं आपको किताब में ला के दिखाती हूँ, ये देखिए इस किताब में क्या लिखा हुआ है। लेकिन उसकी मौसी के ऊपर तो किसी बात का कोई असर हो ही नहीं रहा। अचानक उसकी मौसी कहना शुरू कर देती है कि तुम्हारे पापा ने मरने से पहले तुम्हें जो दिया था उसे जला दो, वरना मैं तुम्हें और भी तरपाऊंगी। वो समझ जाती है कि ये उसकी मौसी नहीं बल्कि उसके शायद मरे हुए चाचा है। और फिर उनका शैतानी रूप उन दोनों के सामने आता है। वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद उनकी असली मौसी वहां पर आ जाती है। उन दोनों को समझ भी नहीं आ रहा कि वो दोनों क्या करे। ये शैतान ये कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ 40 दिन है, 40 दिन के बाद क्या होगा, ये हमें क्यों तरपा रहा है। वो अपनी मौसी को सब कुछ बता देते हैं। सादिया कहती है कि तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों के ऊपर जादू खैर ने किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सच है। याद है ना जब तुम्हारी चाची तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम लोगों को मारना चाहती थी, तो खैर ही वो था जिसने मुझे ये कहा कि मैं तुम दोनों को लेके यहाँ से चली जाऊं। अगर खैर ने ही तुम्हारे ऊपर जादू किया है तो वो तुम दोनों को यहाँ से क्यों भेज रहा था, ये जानते हुए कि अगर तुम दोनों जिंदा बच गई तो जादू उसी के ऊपर उल्टा असर करेगा। अब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि जादू अगर खैर ने नहीं किया तो किसने किया। वो दोनों खैर के कमरे की तलाशी एक बार फिर से लेते हैं और यहाँ पर आता है इस कहानी का अगला ट्विस्ट। वो लोग ये देखते हैं कि खैर के बिस्तर के नीचे एक
एक कब्र बनी हुई है और उस कब्र में और किसी की नहीं बल्कि उसकी चाची सबा की लाश है। खैर ने सबा को क्यों मारा, क्या ये सब चल रहा था, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आज रात सबके सवालों का जवाब मिलेगा। सादिया उन लोगों को कहती है कि याद है तुम्हारे पापा ने मरने से पहले तुम्हें कुछ दिया था, वो कहाँ है। हानिफ उस चीज को लेके आती है, वो और कुछ नहीं बल्कि एक लकड़ी का खंजर है और उस खंजर के अंदर एक पेपर है और उस पेपर में लिखा हुआ है कि अंधेरे को अगर कोई मार सकता है तो सिर्फ यही है। उन लोगों को समझ में आ जाता है कि उसके पापा को पता चल चुका था कि उनके घर में काला जादू हो रहा है और उस काला जादू को खत्म करने के लिए वो इस हथियार को लेके आए। लेकिन अब वो करेंगे क्या, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कि काला जादू कर कौन रहा है। लेकिन अब सोचने का वक्त गया, क्योंकि वो शैतानी आत्मा वहां पर आ जाती है। सबसे पहले वो इस्टी के शरीर के ऊपर कब्जा करती है और वो सादिया को बेहोश कर देती है। हनीफ समझ जाती है कि उसकी बहन की जान खतरे में। वो अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और उसके बाद उसके सामने वही शैतानी आत्मा आती है जिसने ये सब किया था और वो और किसी की नहीं बल्कि उसकी चाची की आत्मा थी। सबा सबको ये बताती है कि मैंने ये काला जादू किया था। याद है ना तुम्हारी माँ हमें कितने ताने मारती थी, मेरा पति अच्छा कमाता नहीं था, मेरी कोई औलाद नहीं थी, तो इसलिए तुम्हारी माँ मुझे ताना मारती थी और तब मैंने फैसला किया कि मैं तुम लोगों को मार दूंगी और मैंने ये काला जादू शुरू किया। लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे ये जादू करते हुए देख लिया और फिर मैंने तुम्हारे पापा को भी मार दिया। तुम्हारे चाचा को इस बारे में शक हो गया और तुम दोनों की जान बचाने के लिए उसने तुम दोनों को यहाँ से भेज दिया और फिर ये काला जादू मुझ पे ही असर करने लगा। मैं तो मर गई, लेकिन मरने से पहले मैंने तुम्हारे चाचा को भी मार दिया और अब फाइनली तुम दोनों यहाँ पर आ चुकी हो और तुम दोनों को मार के मैं मुक्ति प्राप्त करूंगी। सबा के इरादे बहुत गलत थे। वो अब हनीफ और इस्टी को मारना चाहती थी। हनीफ अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बेचारी कैसे बचाएगी। उसके सामने एक शैतानी आत्मा है, एक नहीं बल्कि कई सारी आत्मा। जिस कब्र की मिट्टी सबा रोज जाके खाती थी वो सारी आत्मा भी वहां पर आ चुकी है अब हनीफ और इस्टी को मारने के लिए। हनीफ बार बार इस्टी को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबा और वो सारी शैतानी आत्माएं हनीफ के पास बार बार आ रही है और वो कह रही है कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम लोग कहीं नहीं भाग सकते। इसी बीच सादिया को भी होश आ जाता है। वो हनीफ को याद दिलाती है वो खंजर मार दो इसे। इससे पहले सादिया कुछ और कह पाती, सबा सादिया को भी बेहोश कर देती है। हनीफ समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वो अपनी बहन को लेके अपने चाचा के कमरे में जाके छुप जाती है और वो इंतजार कर रही है उस शैतान के आने का। वो शैतान भी वहां पर आती है, लेकिन इस बार हनीफ पूरी तरीके से तैयार है और वो शैतान जैसे ही हनीफ के ऊपर हमला करती है हनीफ उसे मार देती है। फाइनली सबा नाम की वो शैतान मर चुकी है। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया, आइए जानते हैं। अगली सुबह अब हनीफ और इस्टी इस घर से जा रहे हैं। हनीफ अपनी बहन से कहती है कि थोड़ी देर में सादिया यहाँ पर आने वाली है और वो हमें स्टेशन छोड़ देंगी, चलो हम लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन इससे पहले वो लोग बाहर निकल पाते वहां पर एक औरत आ जाती है और वो औरत उन दोनों से कहती है कि मेरी किताब मुझे वापस करो। उन दोनों को समझ में नहीं आता कि ये किस किताब के बारे में बात कर रही है। वो औरत कहती है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी चाची से काला जादू करवाया था और तुम लोगों को क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों यहाँ पर आए हो तो मरे बिना जाओगे नहीं। वो समझ जाती है कि ये जादू अभी भी खत्म नहीं हुआ। पूरे घर में फिर से शैतानी आत्माओं की आवाज गूंजने लगती है। वो दोनों चिल्लाती रहती है प्लीज हमें बचा लो, प्लीज हमें बचा लो, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए जहाँ पर हनीफ और इस्टी इस सारे काले जादू की मास्टरमाइंड को मारेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।